नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी इस ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट एचटेट के हिंदी के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये दूसरी वीडियो करने जा रहे हैं। और हमने पिछले वीडियो में कर लिया था वर्ण विचार के बारे में। तो वर्ण विचार में स्वर और व्यंजन दोनों के बारे में पढ़ा था हमने, कौन कौन से उनकी कैटेगरी होती है उनके बारे में पढ़ा। उसमें जो है एक तीसरी जो है हमने ये छोड़ दिया था, एक तो ये और एक ये अंगा और अह। देखिए, अंगा और अह ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन भी नहीं है, स्वर भी नहीं, यानी इनका योग जो है ना स्वरों के साथ है ना व्यंजन के साथ है, इसलिए इनको क्या कहता है, इनका योग नहीं है, इसलिए अयोगवाह। तो एचटेट 2015 में मुझे जहां तक याद है ये क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से अयोगवाह कौन सा है, पीजीटी वाले में लेवल 3 में। तो ये जो अंग है यानी इसको कहते हैं हम अनुस्वार, और ये जो है वो विसर्ग है। ये दोनों जो है वो किस में आते हैं, अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। जो स्वर होते हैं वो जीभ की स्थिति के अनुसार, जिह्वा की स्थिति के अनुसार उनका वर्गीकरण किया गया है। जिह्वा की स्थिति के अनुसार वो अगर वर्गीकरण करें स्वरों का, तो देखिए 3 प्रकार से किया है। कौन कौन सा? सबसे पहले किया है अग्र स्वर। अग्र स्वर वे होते हैं जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ का सबसे आगे वाला भाग, अग्र भाग जो है वो प्रभावित होता है, वो सबसे ज्यादा क्रिया करता है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? ई, ए, आई और री। ये 5 ऐसे हैं जिनको हम अग्र स्वर कहते हैं, यानी कि जब इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ का जो अगला भाग होता है, आगे का भाग, वह सबसे ज्यादा क्रिया करता है। दूसरा जो है वो मध्य स्वर। अब देखिए, इनको याद रखने का एक तरीका बता देता हूं मैं। ई है, ठीक है, एक याद रखें, दूसरा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ए और आई है वो भी ई से बनी है। ठीक है, और री को बोलेंगे री, र, 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 र। तो जो जीव का आगे का भाग जो है ना वो कंपन करता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रकंपित, तो वो कंपन करता है। इसलिए आप जो है ये अंदाजा लगा सकते हैं कि री जो है वो जीव के आगे भाग से है। ठीक है, मध्य स्वर होता है, इसमें केवल ए आएगा। बस ये चीजें याद रखनी है। बाकी जो बच गए वो कौन से हैं? वो कौन से? पश्च स्वर है, यानी कि उनको जब उच्चारण करेंगे तो वो पीछे के भाग से उच्चारित होंगे, यानी जीभ जो है उसके पीछे का भाग जो है क्रिया करता है। ठीक है, तो ये जो है 3 भाग हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। पश्च स्वर में कौन सा हो गया फिर? आ, ठीक है, उ, री आ गया, ए आई और ओ और औ। ये जो है वो किस में आएंगे? पश्च स्वर में आएंगे। ठीक है, आप इन 2 को याद रखोगे, 2 को याद रखोगे तो बाकी ऑटोमेटिक रह जाएंगे, क्योंकि मध्य स्वर में केवल ए आता है, जिसमें बिल्कुल फ्लैट होती है हमारी जीभ, ओ। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट होती है इसमें, इसलिए जो है ये मध्य स्वर, और बाकी जो बच गए वो आपके पश्च स्वर बचेंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है, एक ई को याद रखना है। ई को याद रखेंगे तो ई से ही ए बना है। ठीक है, और री अपने आप में अगर आप उच्चारित करेंगे तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जीभ की, जिह्वा की स्थिति के अनुसार जो है वर्गीकरण है ये अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अभी तक ऐसा एस्टेट या रीट में पूछा नहीं गया, बाकी पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, इसके बाद में जो है प्राण के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर वर्गीकरण। प्राणवायु के आधार पर वर्गीकरण का मतलब यह हुआ कि जो हम बोलते हैं तो जो श्वास है, प्राणवायु श्वास को कहते हैं, जो श्वास है वो कम लगता है या अधिक लगता है उसके आधार पर। तो जैसे उसमें क्या होता है, एक तो होते हैं अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण यानी जिसका उच्चारण करने में कम से कम जो श्वास लगता है वो, और महाप्राण जिसमें अल्प प्राण से दुगुना लगता है वो होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या होता है कि जो पहला अक्षर है क, ठीक है, फिर दूसरा ख। अब देखिए क ख
दोनों को जब आप बोलेंगे तो आप स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि अल्प प्राण कै जो है उसमें वायु जो वो कम बाहर आती है, लेकिन ख के अंदर बहुत ज्यादा आती है। क, ख, ग, घ और ग। ठीक है, इसी तरह से च, छ, ज, झ, य। ठीक है, चलिए, तो इसी तरीके से ट वर्ग का हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि पहला, तीसरा और पांचवा ये सारे किस में आते हैं? अल्प प्राण में। दूसरा और चौथा जो है ये किस में आते हैं? महाप्राण में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में बचते हैं हमारे पास, एक तो बचते हैं अंतस्थ। अंतस्थ आपको याद होगा कौन से होते हैं? अंतस्थ होते हैं य, र, ल, व। ठीक है, और जो है ऊष्म कौन से होते हैं? ऊष्म होते हैं श, स, से। ठीक है, तो देखिए यहां से अल्प प्राण में कौन से आएंगे? तो देखिए जो स्वर हैं वो सारे अल्प प्राण में होते हैं। स्वर जो है वो सारे अल्प प्राण में आते हैं। तो स्वर जो है ये कौन से? य, ल, व, ये किस में आए थे? ये अर्ध स्वर में आए थे। अर्ध स्वर आधे स्वर हो गए, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक क्या है? अल्प प्राण में आएंगे। तो य, र, ल और व ये जो है ना, य, र, ल, व क्या है? अल्प प्राण में है। किसमें? अल्प प्राण में। और जो ऊष्म है वो किस में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे महाप्राण में। अब आप इनको उच्चारित करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण और य, र, ल, व ये आएंगे आपके अल्प प्राण में। महाप्राण में दूसरा, चौथा और जो है श, स, ह ये जो आपके महाप्राण में आएंगे। देखिए अब श को आप बोलेंगे श, ये। अब आप वायु जो है उसका अनुमान आप लगा सकते हैं कि य जब बोलेंगे तो जो श्वास है वो कम बाहर आता है, लेकिन श जब बोलेंगे तो श्वास ज्यादा बाहर आता है। इसलिए जो श है वो किसमें? श वाली जो लाइन है पूरी ऊष्म जो है वो सारे महाप्राण में, और ये किसमें आएंगे? अल्प प्राण में। ठीक है, तो ये आपका अल्प प्राण महाप्राण का फंडा क्लियर होता है यहां से। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जैसे आपसे कह दिया अंग ये अल्प प्राण में है या महाप्राण में है, कौन से में? तो इस तरीके के क्वेश्चन वहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला जो है वो है इनके गूंज के आधार पर। वर्णों के कंपन या गूंज के आधार पर वर्गीकरण किया है, जिसमें एक तो है ए घोष, दूसरा है सघोष। ठीक है, इसमें क्या फार्मूला रहेगा? अघोष यानी जिसमें कंपन कम होता है, तो पहले जो तीन हैं वो इसमें आएंगे, जैसे क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, सॉरी ये सॉरी यही रहेगा। पहले तीन जो हैं वो अघोष में आएंगे और बाद वाले जो हैं वो किस में आएंगे? सघोष में आएंगे। देखिए इसी तरीके से च, छ, ज, ठीक है, और फिर झ और ये हो जाएंगे। इस तरीके से आगे मैं तक जो है ये क्रम चलेगा, पहला, तीसरा, पांचवा और दूसरा, सॉरी पहला, दूसरा, तीसरा और यहां आ जाएगा चौथा, पांचवा। ठीक है, यानी इनकी गूंज जो है कंपन जो ज्यादा होती है इनकी कम होती है, इसलिए इनको अघोष और इनको सघोष कहते हैं। इसके बाद में अगर देखें तो हमारे पास आते हैं ऊष्म और अंतस्थ। ठीक है, तो यहां बाजी जो है थोड़ी सी पलट जाएगी कि जो ऊष्म वाले हैं वो इधर आ जाएंगे श, श, श। ठीक है, और है को उधर लेके चलेंगे, और अंतस्थ में क्या आएगा? य, र, ल, व और हमारा है। ये सारे के सारा जो है फॉर्मेट आपका रहने वाला है अघोष और सघोष का। अघोष में पहले तीन यानी 1, 2, 3 और इधर 4, 5। ठीक, उसके बाद में हमने क्या किया था? जैसे अल्पप्राण महाप्राण में किया था उसका उलट हो जाएगा इनके बारे में, क्योंकि ये महाप्राण में उधर गए थे और ये इधर थे, तो इनके जो है जगह बदल देंगे। ध्यान रहे है जो है ये रह वह है इनके साथ रहेगा। ठीक है, तो ये आपके यहां से हो जाते हैं अघोष और सघोष। तो ये था आपका वर्ण विचार का। और
उच्चारण स्थान से संबंधित वीडियो पहले डाल रखी है, आप हमारे चैनल पर जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं। और ये इस प्रकार से हमारा जो वर्ण विचार का जो टॉपिक है वो यहां से क्लियर हो जाता है। किसी प्रकार की अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप जो है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।